हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास। मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की वास्तविक संख्या नामक अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि इस नाम से ही स्पष्ट है, संख्या। पहले हम इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम संख्या के बारे में परिचित होंगे कि संख्या होता क्या है। सबसे पहले संख्या के बारे में बहुत सारे लोग को पता नहीं होता है कि संख्या क्या होता है, और उस पर पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। संख्या के बारे में विस्तृत अध्ययन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम जो वास्तविक संख्या है उसमें पहले हम संख्या को समझते हैं। संख्या, देखिए, संख्या किसी भी वस्तु को देखने के बाद मन में उठी गिनती की भावना संख्या है। मतलब यदि हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, और देखने के बाद हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में उस वस्तु के देखने के बाद एक गिनती की भावना उत्पन्न होती है, वही गिनती की भावना संख्या कहलाती है, जिसको हम लोग 1, 2, 3, 4 इत्यादि नामों से कहकर बोलते हैं। चलिए, तो अब हम वास्तविक संख्या नामक चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या 11 होते हैं। जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है कि वास्तविक संख्या की संख्या लिखा हुआ है 11, अर्थात वास्तविक संख्या 11 होते हैं, जिसमें से हम पहली संख्या सम संख्या के बारे में जानते हैं। देख, सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, सम संख्या कहलाती है। मतलब कि किसी संख्या को लिए और उसमें 2 से भाग लगा करके देखें तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, तो वैसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे कि परिभाषा से ही स्पष्ट है कि जिसमें 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि जिसमें 2 से पूर्णतः भाग लग जाए, वैसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। परिभाषा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इसका एग्जाम्पल। आप लोगों को इसका एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि इसका सम संख्या का एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि, इसी तरह से अनंत तक होते हैं। तो इसमें से हमको एग्जाम्पल याद रखने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि भैया एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन बनाने जाइएगा, उस वक्त आपको क्वेश्चन मिलेगा कि पहली सम संख्या और पहली विषम संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो आपको पहली सम संख्या याद रहनी चाहिए और पहली विषम संख्या याद रखनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर पहली सम संख्या 2 लिखा हुआ है, दूसरी सम संख्या 4 लिखा हुआ है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 3 पहली सम संख्याओं का योग क्या होगा। अतः आपको सम संख्या का डिफिनीशन नहीं बल्कि उसका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। सम संख्या ऐसे तो याद करना ही है, लेकिन उसका एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल को आपको बहुत बढ़िया तरीका से याद रखना पड़ेगा। चलिए, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। विषम संख्या। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। जैसा कि परिभाषा से ही स्पष्ट है कि वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, अर्थात यदि किसी संख्या में हम 2 से भाग लगाते हैं और भाग लगाने के बाद हम यह पाते हैं कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो पा रही है, तो वैसी संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल हम शुरुआत करते हैं 1, 3, 5, 7 इस टाइप से इसका एग्जाम्पल होता है। इसमें 1 से शुरू किया जाता है और सम संख्या में 2 से शुरू किया जाता है। इसको आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से याद रखना है कि पहली सम संख्या क्या होती है और पहली विषम संख्या क्या होती है। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम बढ़ते हैं परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p और q 2 पूर्णांक हो तथा q का मान 0 के बराबर नहीं हो। मतलब कि कोई संख्या है जो p/q अर्थात बट्टे के रूप में लिखा हो, भाग के रूप में लिखा हो, और जहां p और q 2 पूर्णांक संख्या हो तथा जो q हो यानी कि अंश और हर के रूप में लिखा हो। साफ तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो अंश और हर के रूप में लिखा हो तथा जहां हर का मान 0 के बराबर नहीं हो, अर्थात
q का मान डज नॉट इक्वल टू 0, तो वैसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 2/1, 4/2, 5/1, √5/5, √144/12 etc इत्यादि। देखिए यहाँ पर रूट अंडर के रूप में लिखा है, अर्थात किसी संख्या का देखिए यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, रूट निकल जाएगा और ये दोनों कट करके 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 144 का आपको पता है कि 12 होता है, तो 12 निकालेंगे, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। अर्थात रूट में भी लिखा हो, अगर उसका रूट निकल जाता हो और निकलने के बाद वह पूरी कट जाता हो या नहीं भी कटता हो, लेकिन वह बटा के रूप में हो, तो वैसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, जैसा कि परिभाषा आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है कि गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आप जानते हैं कि गिनती आप कहाँ से शुरुआत करते हैं? 1 से। 1 से अनंत तक की सारी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अर्थात हम 1 से अनंत तक जितनी भी संख्या आती है उन सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या के अंदर रखते हैं। प्राकृतिक संख्या में क्या क्या चीज आ सकता है? उस सम संख्या उसी से बना हुआ है, विषम संख्या उसी से बना हुआ है। अर्थात इसका आपको एक साफ अर्थों में याद रखना है कि गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगला है पूर्ण संख्या। 0 से लेकर अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब कि देखिए थोड़ा सा प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में थोड़ा सा अंतर है। उसमें कहाँ से शुरुआत होती है? 1 से। अर्थात गिनती कितने से हम शुरू करते हैं? 1 से। तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्या प्राकृतिक संख्या हो जाती है, जबकि 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या क्या संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। इसमें से क्वेश्चन यह बनता है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो 0 पूर्ण संख्या है वह कभी प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती है। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है। हाँ भैया, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है और 1 से लेकर अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आ जाती है। इसी कारण से सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अगला हम बढ़ते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो और उसे हम कौन सी संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात कोई संख्या दिया हुआ है और उसका हम गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के बाद हम पाते हैं कि उस संख्या का मात्र केवल 2 ही गुणनखंड निकल रहा है, और वो गुणनखंड कौन है? एक तो वह संख्या है जिसका हम गुणनखंड निकाल रहे हैं, और दूसरा उसका गुणनखंड 1 होगा। अर्थात 1 और स्वयं हो। गुणनखंड कौन कौन हो? 1 और स्वयं हो। तो वैसी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। फिर से इसको समझते हैं कि वैसी संख्या जिनका केवल 2 गुणनखंड हो और वो गुणनखंड कौन कौन होगा? 1 होगा और वह स्वयं होगा, वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें शुरुआत होती है 2, 3, 5, 7। भैया इसमें क्वेश्चन तो एक और बनता है कि 1 भी तो ऐसा संख्या है जिसका अभाज्य गुणनखंड 1 और स्वयं होता है, लेकिन इसमें नोट करके लिखा हुआ है कि इसमें 1 को छोड़ दिया जाता है। 1 के छोड़ करके बाकी सभी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो आपको बहुत ही बढ़िया से इसका एग्जाम्पल जो दिया हुआ है स्क्रीन पर, उसको आपको बढ़िया से लिख लेना है और उसको याद करके रखना है। अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? तो अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होती है। अर्थात पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, दूसरी अभाज्य संख्या 3 होती है, तीसरी अभाज्य संख्या 5 होती है। इसको आपको बढ़िया से याद रखना है। लेकिन अभाज्य संख्या में नोट में एक और चीज याद रखना है कि अभाज्य संख्या 1 नहीं होती है। 1 को हम अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं रखते। आगे हम बढ़ते हैं सहअभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या में थोड़ा सा का अंतर है। देखिए अभाज्य संख्या में उसका 2 गुणनखंड होता था, लेकिन सहअभाज्य संख्या में
उसका HCF निकालने के बाद उसका HCF यानी कि HCF हम आगे समझेंगे, HCF 1 होता है तो वैसी संख्या को हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 16 और 25, 16 और 25 का आप यदि HCF निकालते हैं तो उसका HCF का मान 1 होता है, इसीलिए हम 16 और 25 को सहभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें दो संख्या का निकाला जाता है, न कि एक संख्या। दो संख्या दिया होता है और उसका HCF यदि यानी कि HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक का मान मौसा का मान 1 होता है तो वैसी संख्याओं को हम सहभाज्य संख्या कहते हैं, जिसमें 2 और 9, 3 और 7 इन सभी संख्याओं को हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। अब आइए, जैसे कि आपको दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि HCF क्या होता है, यानी कि मौसक क्या होता है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है। देखिए, महत्तम समापवर्तक HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 16 और 25, 16 और 25। जब इसमें कोई कॉमन संख्या निकाला जाता है जो इन दोनों को भाग लगा देता हो, इन दोनों को काट देता हो, तो वही संख्या इसका HCF कहलाती है और वह संख्या सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। इसका निकालने का दो विधि होता है, एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से और दूसरा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। इसका आपके 10th क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों विधि। इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा, इसे पढ़ना पड़ेगा, इससे आपसे क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा कि महत्तम समापवर्तक का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो दो संख्या दिया हुआ है और उस संख्या में को भाग लगाते हैं, तो भाग लगाने के बाद तो कई तरह की संख्याओं से कटता है। जैसे कि 10 और 20 दिया हो तो 10 और 20 में तो हम 2 से भी भाग लगा सकते हैं, 5 से भी भाग लगा सकते हैं और 10 से भी भाग लगा सकते हैं, दोनों में। लेकिन उसमें से जो सबसे बड़ी संख्या होती है, जो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देती हो, यानी कि दोनों को पूर्णतः काट देती हो, वैसी संख्या ही क्या कहलाती है, उसका HCF कहलाती है। उन दोनों संख्याओं का HCF क्या होता है, वह सबसे बड़ी संख्या होती है। इसका निकालने का दो विधि होता है, एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और अभाज्य गुणनखंड को।